अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई की केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे के लगभग मुलाकात रही। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा इजाजत लेने गए थे कि अगर राबता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई ने बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तभी खत्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। अलीमा खान ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी पीटीआई के आज के बयान को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो अभी भी मुज़ाकरात को लेकर अपने पुराने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। चंद रोज कबल ही बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी पीटीआई की जानिब से फौज की क़यादत के साथ बातचीत पर रजामंदी जाहिर करने के बाद सीनियर फौजी जराये ने बरतानवी जरीदे से बात करते हुए कहा कि फौज बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात या मुआहिदा करने का कोई इरादा नहीं रखती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। सीनियर फौजी जराये की वजाहत के बावजूद आज भी बानी पीटीआई की अपने पुराने मौक़िफ़ की तकरार का क्या मकसद हो सकता है। दूसरी तरफ 24 नवंबर की फाइनल कॉल को लेकर पीटीआई की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी दफा 144 गिरफ्तारियां और भारी नफरी तयनात की जा रही है। पीटीआई के जराये का दावा है कि 10,000 कारकुन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में पहुंच चुके हैं। तमाम कारकुनों को खुफिया मकामात पर रिहाइश इख्तियार करने की हिदायत की गई है। एहतजाज की राह में पैदा की जाने वाली हर किस्म की रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पेशावर के 13 सूबाई हलकों से 65,000 और कौमी असम्बली के 5 हलकों से 50,000 कारकुनों को ले जाने का टारगेट है, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक तरफ यह सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जराये ये दावा भी कर रहे हैं कि किसी ब्रेक थ्रू के लिए एक अहम हुकूमती शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। दोनों फरीक़ैन की जानिब से राबता कायम करने वाले अफराद के नाम खुफिया रखे जाएंगे। हुकूमत की ये अहम शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के एवज 24 नवंबर की एहतजाजी मार्च की कॉल को वापस ले सकती है। ताहम पीटीआई के ही बहुत से अहम रहनुमा ऐसी खबरों की तरदीद भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब 24 नवंबर को क्या होने वाला है। इससे ज्यादा अहम सवाल यही बनता जा रहा है कि 24 नवंबर तक क्या क्या कुछ हो सकता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, हसन निसार, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। बानी पीटीआई। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में भरपूर वजाहत। बानी पीटीआई किन उम्मीदों के सहारे जुमेरात का इंतजार कर रहे हैं। ज़ैगम साहब, गुज़िश्ता कुछ दिनों के बयानात, फाइनल कॉल, इंतजामात, उधर से वजारत दाखिला के इंतजामात, मुज़ाकरात हैं नहीं हैं, बातचीत हो रही है नहीं हो रही, मगर होनी एक ही जगह पर है। आपके ख्याल में क्या उम्मीद है जो जुमेरात की बात की गई है? उम्मीद ये है कि कुछ ऐसा होगा कि अवाम बाहर निकल आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में निकल आएंगे। इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि ताकतवर लोग मजबूर हो जाएंगे कि इमरान खान से बात करें और उनकी टर्म्स पर करें, उनकी शराइत पर करें। और उनकी शराइत क्या है? अब उनकी शराइत ये है कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, जिसको वो रूल ऑफ लॉ से जोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस जिनको रिग किया गया उनको ख़त्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से उनकी जो इलेक्शन में असल ताकत थी वो उनको दी जाए। और तीसरी बात कि जेलों से पीटीआई के तमाम लोगों को रिहा किया जाए। ये है उनकी शराइत, जो बहुत ही इंतहाई शराइत हैं, सख्त शराइत हैं, लेकिन उनका ख़याल ये है कि अवाम उनके साथ हैं और अवाम बाहर निकल सकते हैं और निकलेंगे। ये उनको उम्मीद है। अब ये उम्मीद उनको मुसलसल रही है। यकीनन वो बहुत बड़ी पार्टी हैं और वोट भी उनके पास बहुत हैं, लेकिन अवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और उनका जो तरीक़ाकार है, जो वो गुफ्तगू है, वो सिर्फ करना चाहते हैं ताकतवर लोगों से। लेकिन बज़ाहिर ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड मौजूद नहीं है। वो किसी ने कहा था ना कि मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था, फरिश्तों से भी मैं अच्छा बुरा होने से पहले था।
तो इतनी मोहब्बत के बाद और इतने ताल्लुकात के बाद जब ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो फिर बहुत ही बिगड़ जाते हैं। देखिए, अगर हम देखें 3 मरहलों में पीटीआई और पीटीआई की हालिया तारीख को, यानी 10 अप्रैल 2022 को जब उन्हें निकाला गया, इमरान खान को, पीटीआई की हुकूमत को निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो उसके बाद 9 मई 2023 तक जो 13 महीने बनते हैं, तो उस वक्त तक पार्टी भरपूर एक इलेक्शन के मोड में थी, मोबिलाइजेशन के मोड में थी, जलसे कर रही थी, धरने कर रही थी, मुज़ाकरात के रास्ते खुले हुए थे, मुज़ाकरात हो रहे थे। जनरल बाजवा ने खुद उनसे गुफ्तगू की, बात आगे कहीं जा सकती थी। लेकिन फिर 9 मई के बाद एक और दौर शुरू हुआ जो 8 फरवरी तक चला, 11 माह का, जिसमें पीटीआई के रास्ते मसदूद हो गए, जिसमें पीटीआई के पास, इमरान खान के पास एक चांस था कि वो एक स्टेप पीछे हटते। जो हो गया था उसको अपनी एक ऐसी तशरीह लाते जिस तशरीह के नतीजे में कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकती। लेकिन वो लेकर आ गए बयानिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। तो दूसरी तरफ बड़े वाज़े तौर पर एक सख्त मौक़िफ़ लिया गया कि आप एक इंतशारी टोला हैं, पहले आपको माफ़ी मांगनी होगी और फिर उसके बाद गुफ्तगू आपको हमसे नहीं सियासतदानों से करनी होगी। ये दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले आप माफ़ी मांगें, फिर बात करें तो सियासतदानों से बात करें, और इस तरफ ये मुतालबा है कि आईनी तरमीमें भी वापस लो, हमें इलेक्शन को रिवर्स करके इक़्तिदार दो या नए इलेक्शन कराओ और जेलों से हम सब। साहब, ये तो सारी सानवी बातें लगती हैं। जहां वो जंग करना चाह रहे हैं वो बात वहीं करना चाहते हैं, वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। अब तो करीबन 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी सुई जहां अटकी है वहां फिलहाल मामलात नहीं तय होने को, या उन्हें कोई ऐसी फेस सेविंग नहीं मिल पा रही कि वो इस पूरे मामले से निकल पाए। देखिए, जो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े का मकसद मुज़ाकरात की तरफ आना है, लेकिन मुज़ाकरात की तरफ अपने टर्म्स पे लाना है, दूसरी साइड को मुज़ाकरात पे मजबूर करना है। सियासतदानों को एक तो वो समझते हैं कि उनके पास कोई असल ताकत या अख्तियार नहीं है, जो सूरत हाल तब्दील होगी वो ताकतवर लोगों ने ही तब्दील करनी है, उन्हीं के पास तमाम अख्तियार है। और दूसरी बात है कि सियासतदानों को तो कभी उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, कभी उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि उनके साथ बैठ सकें। ठीक है, वो जमहूरियत की जो दूसरी साइड है, अदर साइड ऑफ द आयल है, उनसे तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की, और वो समझते हैं कि अगर उनके करीब जाएंगे तो शायद उनका बयानिया कमज़ोर हो जाएगा, वो खुद कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त सही तरीका यही था कि वो सियासतदानों के करीब आते, जैसे ठीक हो गया। लेकिन वही बात आ गई, तजाद बहुत है गुफ्तगू के अंदर कि वो खुद नहीं समझ पा रहे। जब वो कहते हैं मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, तो फिर मुज़ाकरात उन्हें सियासी लोगों से नहीं करने, गैर सियासी लोगों से करने हैं। बयानिए की बात भी करते हैं और किसी एक बयानिए पे खड़े भी नहीं होते। हसन निसार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास ताकत है, ये बार बार एक तकरार है, इस तकरार से निकल नहीं पा रहे, ये उनको बस यही एक वे आउट नजर आता है सिचुएशन से निकलने का, वही इल्जाम रखते हैं, वही बात करनी है। देखें, बात सुने जी जी, वो लॉजिक बेखुदार एक दी जा सकती है। बानी पीटीआई की ये बात 100% दुरुस्त है। भाई मुझे समझाएं आप कि किसी तस्वीर से, किसी साए से, किसी मुजस्मे से या रोबोट से क्या बात करनी है किसी ने? कौन लोग हैं ये? इनकी औकात क्या है? मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते? आपका मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं। इनकी कोई हैसियत नहीं है लोगों में। They are rootless people, absolutely. जुज़वी तौर पे पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी कहला सकती है आज भी। नून लीग का तो नामो निशान नहीं है ग्राउंड पे। किधर की बातें पता नहीं मारते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल मैं अजीब सी दूंगा। हसन साहब, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा सूबा भी नून लीग चला रही है और वजीर आजम भी नून लीग का ही है इस वक्त। ओ यार, वो छोड़ें, चलाने को क्या है, इजराइल भी चला रहा है ना सारा कुछ। अब ये तो आप अजीब कंपैरिजन क्या होता है? वो उनका हलाकू खान ने भी नहीं, हलाकू खान ने भी चलाया था, बगदाद खाक कर दिया। छोड़ो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों से बात करना, जैसे पृथ्वीराज का कोई दोस्त आज ये कहता फिरे कि मैं मुगल आजम यानी अकबर द ग्रेट को जाती तौर पे जानता था। इनके साथ क्या बात? इनके पल्ले ही कुछ नहीं, ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनकी साख है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। और वो जो देखे, बात सुने, मंसूर ने जब कहा था ना अनल हक, तो किसी बुजुर्ग से, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लोगों ने पूछा कि मंसूर ने झूठ बोला था।
ये गलत बात की थी, उसने कहा नहीं बात ठीक की थी, गलत लोगों के सामने की थी, गलत ऐद में की थी। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम जैसे आमियों की समझ में नहीं आती। अच्छा, हम वो क्लैरिकल सा लेके बैठ जाते हैं टिपिकल फॉर्म। नहीं, फैसला तो जो बंदा पॉलिटिक्स में आता है उसका फैसला तारीख ने करना होता है। मौत बरहक है, वो आनी है। सही हो गया। भुट्टो जिंदा है, बाकी मर गए। हकीकत है, और तारीख तो लिखी जा रही है पिछले 70-75 साल से जो कुछ हो रहा है, और खास तौर पे अभी हालिया तारीख भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरार दुरुस्त है, और हसन साहब कह रहे हैं कि वहीं से रास्ता निकलेगा। इफ्तिखार साहब, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात ना निकले, चलें ठीक है। हुकूमत के साथ ठीक है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। खुद जमात के अंदर से वो कह रहे हैं नहीं जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी बातचीत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट में बातें नहीं, क्या ग्रे में मामलात तय करने की कोशिश हो रही है? जुमेरात की तारीख किसने दी है? बानी पीटीआई ने। ठीक है, तो इसका मतलब है नहीं, जुमेरात तक ऐसा क्या होगा 2 दिन? नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, तारीख तो उन्होंने दी है ना। मतलब उनके जो दोस्त हैं, साथी हैं, उन्हीं को अकले कुल समझते हैं और समझते हैं कि उससे बड़ा फैसला करने वाला इंसान पाकिस्तान की सियासत में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, और ताकत इतनी है कि वो बस एक नहीं सर, एक थोड़ी बात को अगर साथ रखें, फाइनल कॉल 3-4 दिन के अंदर मुज़ाकरात पर आकर, पहले कहा गया बात मुझसे होगी, अब गंडापुर साहब को कहा है कि अगर कोई बात करता है तो बात शुरू करो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, में हम समझना नहीं चाहते। देखें, बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट तो करते हैं। बिल्कुल। उनकी पार्टी के अंदर लोग MNA हैं, सेनेटर्स हैं, MPs हैं, वो किसी न किसी इलाके से आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहना है। वो सारे के सारे जज्बाती डिसीजन तो नहीं करेंगे, डायलॉग तो इनको करना पड़ेगा, और डायलॉग करना पड़ेगा किससे? जो हुक्मरान हैं, जो पावर रखते हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। आप हसन साहब की बात से एग्री कर रहे हैं? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आई बिलीव द प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन। नहीं, मगर खुद बानी पीटीआई कहते हैं उनके पास कोई ताकत नहीं। ये बानी पीटीआई, देखें, बानी पीटीआई तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं देखें, मैं बानी पीटीआई को ना क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना उनको मैं ज़ेर बहस ला रहा हूँ। आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, सिर्फ उस हद तक मैं महदूद रखना चाहता हूँ अपने आप को। ठीक है, सही हो गया। सवाल है, कर रहे हैं ये धरना, कर लें, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? धरना हो जाएगा, हो जाए, क्या होगा? क्या इस धरने के बाद प्राइम मिनिस्टर घर चला जाएगा? पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी? 26वीं तरमीम वापस ले ली जाएगी? देखें, वो बात करें जो काबिल कबूल हो, काबिल अमल हो। ऐसे मुतालबात करना जो काबिल कबूल भी नहीं हो और काबिल अमल भी नहीं हो, वो मुतालबात इसलिए किए जा रहे हैं अपना वज़न बढ़ाने के लिए, और ये उनका हक है। आखिरकार उन्होंने डेडलाइन जुमेरात दे दी ना, वेरी गुड। जुमेरात को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले भी धरना दिया, उस धरने में कहा गया था कि हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच के बाहर लाएंगे। कहा गया था या नहीं कहा गया था? बिल्कुल कहा गया था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को खींच के बाहर लाया गया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक रियासत है, रियासत के मैकेनिज्म है कुछ, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बगैर बात आगे नहीं जाएगी, लेकिन डायलॉग की कॉमन ग्राउंड क्या हो, ये है सबसे बड़ी। ये भी आपने 3 बातें बोली जिन पे नहीं होगी, ये उनके मुतालिबात हैं। ये तो नहीं हो सकते। तो फिर बात किस पे होगी? बात किस पे होगी? रिहाई पे हो सकती है? नहीं, बात इस पे होगी कि बिल्कुल रिहाई पे हो सकती है, लेकिन रिहाई में एक प्रॉब्लम है कि खुद वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और ये सारी जो मुतालबात हैं वो रूल ऑफ लॉ के गिर्द घूमती हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो फिर ये कहता है कि जो मुकदमात हैं उनका जो फैसला भी अदालतें करें हम उसको तस्लीम करें। ये नहीं हो सकता कि आप रूल ऑफ लॉ की बात भी करें, आप अदालतों के फैसलों तक, वो तो वहाँ भी सवाल खड़ा कर देते हैं ना। तो फिर ये है ना, मतलब you are confused. You want to create a situation जहाँ पे इनका ख्याल है कि लाखों लोग आ जाएंगे, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। होगी जी गवर्नमेंट कोलैप्स, मैंने ये भी देख लिया। मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा कि लोग निकलते नजर नहीं आ रहे हो। नहीं, हम ले लेते हैं ना, वो तो उन्होंने कहा। मैं दूसरा भी जो इमरान साहब ने ख़त लिखा, वो एक अखबार को सवालनामा उन्हें भेजा, और एक तरफ कह रहे हैं हमारा तल्लक की कोई नहीं, दुनिया से हमें ला तल्लक कर दिया गया, हमें कोई मिलता ही नहीं है, हम किसी से मिल नहीं सकते। वो अल्लाह जाने जो बातें वो कहते रहते हैं, और एक सवालनामा पूरा उसका जवाब भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि लाखों लोग निकल आए तो फिर क्या होगा?
फसाद, तो फसाद पर काबू पाने के लिए एक रियासती अदारा मौजूद होते हैं और रियासती अदारे कोशिश करेंगे कि उस फसाद पे काबू पा लिया जाए। उनके एक्शन शुरू हो चुके हैं, मुझे नहीं पता, नहीं बता रहे हैं ना, वज़ारत दाखिला ने खुद नोटिफाई कर, आपने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मेरे पास कोई इल्म नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह न करे कि वो हो जो जिसकी ख्वाहिश इक़्तिदार से अलहदा होने के साथ ही की गई डेड बॉडीज़ की, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक हो बस मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है। और अगर डेड बॉडीज़ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर चलता रहेगा मामला जैसा है। लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक हो गया। शहजाद साहब, एक तरफ पीटीआई की तैयारियां हैं, हजारों लाखों कारकुन लेके पहुंचना है वहां पर, 10,000 पहुंचने का दावा है, दूसरी तरफ हुकूमत तैयार है, 144 का निफाज है, रेंजर्स, एफसी एहलकार, एंटी राइट्स किट्स मंगवा ली गई हैं, बारगेनिंग पोजीशन दोनों जानिब से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में सियासी और हुकूमती कुव्वत के जो मुजाहरे हैं, मारूज किसका साथ देगा इस पूरी सूरत हाल में? अब तक की गंडापुर के फ्लॉप फार्मूले हमारे सामने रहे, बुशरा बीबी के अहकामात हैं या फिर जुमेरात है, ये सारी सिचुएशन किसको सपोर्ट करेगी? एक तो ये कि दोनों तरफ इंसान है और दोनों तरफ पाकिस्तानी है। अब ये दो जो चीजें हैं, ये बुनियाद बनती है उस अमल की जो कि इसके बाद खुल के सामने आएगा या आना चाहता है। पहली बात यह है कि सियासत कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है। सियासत एक डायनामिक मुतहर्रिक अमल है और ये अपने मारूज को एड्रेस करता है। तो मारूज का जिक्र आपने अपने सवाल में कर दिया। मारूज तो ये बनता जा रहा है। हम किस तरफ को जा रहे हैं? एक टकराव की कैफियत 24 तारीख को खुदा न खास्ता बनने जा रही है और शायद इसका ताल्लुक इससे भी हो कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी हो और ये भी मुमकिन है कि रियासत कहे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और फिर उसके बाद इसकी कोई ऐसी बैनुल-अक़वामी कोई सूरत भी बन जाए जिसके अंदर के खबरें पूरी दुनिया में जब फैलें तो फिर उसका भी एक प्रेशर हमारे ऊपर दोबारा आ जाए कि आप पाकिस्तान का ये इमेज हम आगे लेके जाना चाहते हैं। फिर वो अफवाज जो कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, आज नेशनल एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, एपेक्स कमेटी की, जिसके अंदर के ये तमाम का तमाम प्लान डिस्कस हुआ और किस बुनियाद पे हुआ कि हम पे जिस किस्म के रोज़ाना के अमल के तौर पर एक जो हमले हर तरफ से आ रहे हैं बलूचिस्तान में हों या खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वजह है कि हम वहाँ से नज़र हटा के हम अफवाज पाकिस्तान फ्रंटियर कंस्टेबलरी और रेंजर्स इस वक्त इस्लामाबाद में लगा के बैठे हैं बजाय इसके कि वो जो एफसी है वो वहाँ पे होती जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो ये क्या पाकिस्तानी ही सोचेंगे ना इस चीज़ को? तो ये कहना कि पाकिस्तानी किसी पॉजिटिव सोच की अहलियत नहीं रखते, चाहे वो पीटीआई में बैठे हैं या किसी दूसरी तरफ बैठे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, ये जैसा भी है, उम्मीद जिस तरीके से भी बनी, एक अच्छा सियासी अमल को इनिशिएट कर रही है, एक सियासी रास्ता निकालने की कोशिश है। यानी अगर पीटीआई में दो धड़े थे, कुछ ऐसे वकला हजरात थे जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट वकला हजरात हैं वो, और उनका ख्याल था कि जब तक हम 26वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे, जब तक ट्रिब्यूनल्स काम करके 8 फरवरी का इलेक्शन हमें वापस नहीं करेंगे, जब तक हम जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आएगी और हम फलाने वजीरों के मुख्तलिफ जगहों पे पोर्टफोलियोज पे नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान सही दुरुस्त और सही सिमत में चल रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान उससे बहुत बढ़ के है। चंद लोगों की वजारतों की या हुकूमतों की जो रविश है या जो उनकी ख्वाहिश है, उससे बहुत बढ़ के है। मेरा अपना ख्याल है कि आज के जो 3 जो आइडेंटिफाई हुए, आप जरा गौर कीजिए, हम इसको उस पैराए में भी कह सकते हैं जिस तरीके से कहा गया असीरान की रिहाई बुनियाद होगी किसी भी चीज़ की। अब वो इमरान खान उसमें शामिल है या नहीं, ये दूसरी बात है, ये किसी और तर्ज में शामिल किया जा सकता है। क्या कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाए मिसाल के तौर पर, ये भी मुमकिन है। अच्छा, दूसरा ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर किसी ना किसी शक्ल में, क्या शक्ल हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स, कुछ ना कुछ ट्रिब्यूनल्स को काम करने का मौका दिया है। कुछ लोग उधर से आ जाएं, कुछ लोग ना आए, कुछ सीटों के ऊपर मामलात, तो ये बातचीत का अमल है जो कि इनिशिएट हो रहा है। और तीसरी बात, अदालती जो अमल है उसमें शफाफियत आ जाए कि यानी अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी चीज को तो टारगेट करना बंद कर दें। मेरा ख्याल है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट या उनकी पहला नुक्ता हुआ करता था जो आज शामिल नहीं है, वो ये कि हुकूमत को खत्म करना मकसूद है, नहीं है। आज की स्टेटमेंट के अंदर ये बहुत पॉजिटिव चीज है। तो अगर किसी भी शक्ल के अंदर पाकिस्तान में 24 तारीख के टकराव से हम बच जाते हैं, एक सियासी अमल की शुरुआत हो जाती है और सियासी धड़ा
जो पीटीआई के अंदर ज्यादा गालिब सोच लेके सामने आता है, तो मैं तो सब इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ जुमेरात की बात नहीं है, जुमेरात के बाद भी मामलात ऐसे चलने चाहिए कि सबको जो एक जश्न का मौका मिले ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अब वाजिब पाकिस्तान की जरूरत बॉर्डर्स पे है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, इस्लामाबाद में नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर एक ऐसा माहौल रखें जो कि पाकिस्तान के हक में हो, ना कि पाकिस्तान के नुकसान में हो। ठीक हो गया, यहीं कंक्लूड करते हैं कि सियासी अमल की शुरुआत होनी चाहिए। वजारतों और हुकूमतों की जो ख्वाहिश है वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, पाकिस्तान हमारा घर है, घर को कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो कौन है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी नहीं करते? और क्या पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक आने वाली शिकायत के अजाले के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। इसी पर सवाल रखेंगे इस तरह से। सियासत, एहतजाज में मुलव्वस, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जाली दस्तावेजात, चोरी, धोखाधड़ी और गदागरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर बढ़ती पाबंदियां, क्या कोई हल है? शहजाद साहब, जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वहाँ से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वहाँ पर आप वहाँ के शहरी नहीं हो सकते, आप वीज़े पे ही हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीज़ें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज़ लगी हुई है, जहाँ पे भी हों, यहाँ पे हों या किसी और जगह पे हों। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो या लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीजे का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशी हैं उधर के, तो फिर वहां के कवानीन के नीचे रह के मिसाल के तौर पे वहां पर कुछ सियासी अमल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत होती है। वहां पर किसी ना किसी शक्ल में आपको अपना वहां पे एक ऑल USA अमेरिका का वो है, फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाजत है, वहां पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाजत नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहां पर किसी किस्म की कोई चीज आपको इजाजत नहीं मिलेगी।
अच्छा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल यहाँ बैठ के हो रहा है या वहां हो रहा है, इससे तो आज तक कभी किसी मुल्क ने रोका नहीं है, यानी ये नहीं कहा कि वीजा हम नहीं देंगे क्योंकि, लेकिन चंद चीजें मैं और भी, मैं तो आई थिंक अंडरलाइन हमें फ्लैग करनी चाहिए। पाकिस्तान का इदाराती लेवल के ऊपर और हुकूमती लेवल के ऊपर यूएई के साथ बहुत गहरा, बहुत तारीखी, बहुत करीबी ताल्लुक है। इदाराती लेवल पे भी बहुत है, हमारी एजेंसीज, हमारे मिलिट्रीज, हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। इसी से भी इसी तरह का एक और वाइब्रेंट ताल्लुक भारत के साथ भी है। एक सवाल, मैं चूंकि मुझे किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कभी कभार दुबई जाना पड़ता है मजबूरी के तहत, तो मैं उसमें कई हमारे अपने यहाँ ये बात वहाँ पे बात हुई, यानी ऐसे लोगों को जो कि कुछ जान पहचान रखते हैं, कि क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। तो इसलिए ये इस वक्त बुनियाद बनाना कि पाकिस्तानी अच्छे लोग नहीं है इसलिए वहां नहीं जा सकते, तो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूं कि लघु बात है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क को सिर्फ हमारे पाकिस्तानी होने की वजह से हमें दाखिले पे, आपकी मर्जी है, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप वीजा मत दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर इल्जामात लगा के वीजा ना देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तानी जैसे भी हैं इंसान तो हैं और साथ ही साथ सब ऐसे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ी बहुत आपको सोचना पड़ेगा अपने इन बयानात के नीचे जो जिस किस्म के बयानात सामने आए हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी मुल्क की इज्जत और तौकीर उस लेवल तक नहीं गिरनी चाहिए। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, जैसे शहजाद साहब ने जिक्र किया, दुबई यूएई की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा, एक तारीखी और गहरा ताल्लुक है सियासी लीडर्स का भी और इदारा जाती तौर पर भी देखा जाए। आज पाबंदियों की जद में है, अमीर यहाँ से दौलत छुपाने के लिए वहाँ ले जाते हैं, गरीब भीख मांगने को वहाँ पहुँचते हैं। तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार कौन है, दौलत लूटने वाले, भीख मांगने वाले? क्या हम मुकम्मल तौर पर उधर मामला रख सकते हैं या हमें अपने कंडक्ट को भी, जो लोग वहाँ हैं उनको कंडक्ट को भी देखने की? शहजाद साहब ने एक और नुक्ता उठाया, उस पर गौर करना चाहिए। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है और इस पे संजीदगी से जो भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं अपने तौर पे भी तहकीक करें और ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं इनको इस नज़र से भी देखें। मैं उनके नज़र से ना देखें जो पाबंदियां लगा रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या वो लोग ऐसे नहीं हैं, क्या जो उस मुल्क से जाने वाले हैं वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते? क्या वो कभी जारी दस्तावेजात पे सर नंबर ज्यादा पाकिस्तानी इसका जो रिपोर्ट ये हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर ज्यादा वाला मसला है ना, जब उनके बारे में हमारे पास नंबर आएगा कि उस मुल्क के तल्लक रखने वाले कितने लोगों के ऊपर इन बुनियादों के ऊपर एक्शन लिया गया और हमारे कितने लोगों पर एक्शन लिया गया, तो फिर जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे ना। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है शहजाद साहब का, और मैं इसी को सपोर्ट करते हुए मुतल्लिका जो हमारे मुल्क के अदारे हैं उनसे कहूँगा कि इसको देखें और जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हमारे सामने भी रखें और उस हुकूमत के सामने भी रखें। महज हमें बदनाम करने के लिए इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं, एक बात। और जो इल्ज़ामात आपने बताए हैं हमें भी एहसास करना चाहिए कि उन मुल्कों में अगर इन चीज़ों पर पाबंदी है, इजाज़त नहीं है, तो हमें उन मुल्कों के सर पाबंदियां लगती हैं, हम वो शिकायत करते हैं, फिर हम दरखास्त करते हैं, वो नर्म करते हैं, हटा लेते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। खुद हमारे सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का जहाज भर भर के भिखारी जाते हैं, मतलब वो समझाते हैं, कहते हैं, शिकायत करते हैं, फिर वो नरमी कर देते हैं। बात ऐसे आके आई गई होती है। मैं ये कहने को कि अगर तो हम ये कर रहे हैं तो फिर जो भी उनके कवानीन है उसका एहतराम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक नया बात की है शहजाद साहब ने, इस बात पे भी हमें गौर करना पड़ेगा। मुमकिन है सिर्फ ये वाहिद मुल्क ऐसा ना हो और बहुत सारे ममालिक जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो उसको भी देखा जाए कि जो इसी किस्म के जुराइम दूसरे मुल्क के वाले कर रहे हैं उनकी तादाद क्या है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक के बाद हसन निसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार से पाकिस्तानी पासपोर्ट 103 नंबर पर आ गया है बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में। यूएई हुक्काम ने शिकायत के अंबार, इससे पहले सऊदिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। मनफी सरगर्मियों में क्यों आगे आगे दिखाई देते हैं पाकिस्तानी? यार बात सुने, मेरे दोनों महबूब और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बड़े तरीके सलीके से अपने ज़ख्म गंदगी छुपाने की कोशिश की है। देखो मेरा कोई नया थीसिस नहीं है। पाकिस्तान जब बहुत बुरी तरह ये इक़्तिसादी ज़वाल शुरू हुआ तब से लेके अब तक मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान का
मसला इक्तिसादियात नहीं अखलाकियात का है, प्लीज इसको समझ लें। लेकिन यहाँ पत्थर के बने हुए लोग हैं, ढीठ है, असर कोई नहीं। मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इक्तिसादियात का कोई बहरान नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने ऑनर्स मास्टर्स में, मैं जान, आई अंडरस्टैंड। आपने एक जुमला बोला बीच में कि जिम्मेदार कौन है, मुल्क लूटने वाले या भीख मांगने वाले? तो आयशा बीबी मुल्क लूटने वाले, चूंकि वही भीख मांगने वालों को जन्म देते हैं। एक बात मैं कब से पीट रहा हूं कि इस मुल्क का एक ही मसला है, अखलाकियात। अशराफिया से लेके आवाम तक मैंने इतने गए गुजरे लोग नहीं देखे। मैं एक पाकिस्तानी हूं, नजीबुत तरफैन पंजाबी हूं, ओरिजिन मेरा अरब का है। अपना डीएनए का रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूं। इफ्तिखार साहब भी थे। सर मैंने देखी है। मुझे ये कहते हुए को फख्र तो नहीं, यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। देखो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, उसका नाम था अजमत इमाम, प्यार का नाम था, निक नेम था बब्बी। ही वॉज लाइक अ प्रिंस। उसने पूरी दुनिया मोटरसाइकिल पे फिरी हुई थी, मोटरसाइकिल पे। जहां आगे समुद्र था वहां फिर जाहिर है बहरी जहाज पे बैठ गए, पर आगे इस तरह करके उसने पूरी दुनिया, इजराइल वगैरह के अलावा जहां हम जा नहीं सकते। वो पाकिस्तानियों के बारे में जो बात किया करता था, उसका कॉल मरहूम का सुन लें। वो कहा करता था यहां सारा कुछ एटमी रबड़ से मिटा दो और नए सिरे से कोई नई कहानी लिखो जिनके किरदार नए हो और उनका किरदार भी नया हो। और तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत के ढेर ना लगे हों। दूध इस मुल्क में, बात सुनो, 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध यूएनडीपी की दिया करे ना कोई। डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कहां कर रहे हैं? हल भी तो हो ना, आप जहां जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका हल भी तो हो। अच्छा हल मैं बता देता हूं, करेगा कौन? जमानत दो मुझे, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। सर मैं भी बार बार दोहराने से असर हो जाए तो घटिया है। मैं इसीलिए तो करता हूं। वो देखो एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनो, मैं जो चीज रिपीट करता रहता हूं उनके पीछे बेसिकली वो है, देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। क्या बात, कट जाते हैं जहां पानी की धार। चलें, मैं ज़ैगम साहब, अखलाकियात ही बुनियादी मसला है। हसन साहब कह रहे हैं कोई हल है या कहने से कोई असर होना है? जी, मसला होता है तो हल भी होता है, और मैं एक बड़ी हद तक हसन साहब से इत्तफाक करता हूँ। देखिए, हमारा अलमिया एक ऐसी मुमलिकत का अलमिया है जिसकी हुकूमत अपने लोगों को वलीउल्लाह तो बनाना चाहती है, जहाँ जज शहरों में स्कूलों में जाके चेक करते हैं कि बच्चे मजहबी तालीम अच्छी हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो 50% जो स्कूलों में जाते हैं, आधे तो जाते ही नहीं हैं। लेकिन ये रियासत इस सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि अच्छा शहरी कैसे बनना है, जिसको कहते हैं सिविक एजुकेशन। दुनिया भर में रियासतों का फोकस होता है आपको अच्छा शहरी बनाने में, आपको सिविक एजुकेशन देने में। लेकिन पाकिस्तानी रियासत का मसला है शहरियों को जन्नत में भेजना है। क्या पाकिस्तान के स्कूल, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, पाकिस्तान का पीटीवी, पाकिस्तान के वुज़रा लोगों को यह बताते हैं कि ख़वातीन से कैसे डील करना है, हरासगी क्या होती है, पब्लिक मकामात पे कैसे आपने बिहेव करना है, वहां पे सफाई कैसे मेंटेन करनी है? क्या अगर शहरी ट्रांसग्रेस करें तो उनको सजा दी जाती है? आयशा जरा बाहर निकल के देखिए, हशर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम खूबसूरत मकामात तबाह हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। गंदगी, लिटरिंग, पहली तो बात है कि आप शहरों के मुंह पे कोई होटल है, झीलों में गंदगी है, झीलों पे कब्जे हो गए हैं हर तरफ, कोई सजा नहीं है। जो जाता है नॉर्थ में जाके उनके बागों को लूट लिया जाता है, फल तोड़ के खा लिए जाते हैं, कोई सजा नहीं है, कोई पेनलाइज नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और ये जब बाहर जाते हैं तो रवैया इससे भी बुरा हो जाता है। दर्जन भर मुल्कों में तो मैंने भी देखा है और अपनी आंखों से वहां के शहरियों के रवैयों को बदलते देखा है।
तुर्किया में इतनी पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे शहजादे गए हैं वहाँ की गलियों में, बाज़ारों में उनकी ख़वातीन की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे लगाई हैं, जिसके नतीजे में इतने बड़े वहाँ ट्रेंड बने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि आपके मेहमान आए और इस तरह की हुल्लड़बाजी करें, इस तरह की बदतमीज़ी करें? चीन में देखा है मैंने। चीन में जब मैंने स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई किया था तो मैंने 1 दफ़ा का वीज़ा मांगा था, उन्होंने बगैर पूछे 2 ठप्पे लगाए थे कि आप 2 दफ़ा चले आना। आज ज़रा चीन का वीज़ा लगा के दिखा दें, आपको तफरीह का चीन का वीज़ा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होती थी, आज आप देखिए कैसे वीज़ा मिलता है। इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं। हमने लोगों को सिविक एजुकेशन देनी है, तालीम देनी है। ज़रा निकलें इस बात से। और फिर अगली बात ये है जो फौरी तौर पे करने के काम है, इनमें से अक्सर जो लोग हैं, जो ज़्यादा तादाद है, वो हमारी वर्किंग क्लास की है। ठीक हो गया। जिनको ये तालीम, क्या बेसिक तालीम भी अक्सर को नहीं मिली, जो इंसानी स्मगलरों के थ्रू जाती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कितनी कोशिश की गई है। फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो धंधे का मरकज है, जो जेली डॉक्यूमेंट खुद बना के देती हैं, जिनकी शिकायत की जा रही है। वहां पे नौकरी नहीं होती, यहां से वो कहते हैं नौकरी है तुम जाओ। वहां जाके वो गलियों में, सड़कों पे पड़े होते हैं और भीख मांगते हैं। इनसे पूछने वाला कोई नहीं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से, क्योंकि ये सब भत्ते देते हैं। और जब डिपोर्ट कर दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान में पूछा जाता है कि बच्चू तुम वहां काम करने गए थे, तुम वहां यहाँ लाके भी जुर्माने करने चाहिए, मांगने गए थे? ठीक हो गया। क्या उनको रोका जाता है? वो फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं। भाई अगले ने 10 साल जेल में रखने की बजाय आपके हवाले कर दिया, तो आप तो 2 साल या मेहमान बनाओ ना, उसका पासपोर्ट तो कैंसिल करो ना। कोई फिक्र नहीं है। ना तो हमारे हुक्मरानों में अपनी डिग्निटी है, कोई सेल्फ डिग्निटी है, ना उनके लिए मुल्क की डिग्निटी है, और ना मुल्क में वो डिग्निटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ठीक है, शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी बातें की ज़ैगम साहब ने, हसन साहब ने, बिल्कुल ठीक बातें की हैं। ये पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तानियों के मसले हैं और ये हम ही ने दुरुस्त करने हैं। अगर ज़ैगम साहब और हसन साहब मिलके इन रवैयों की दुरुस्ती की तरफ चल पड़े या चलाएं, जो कि बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं यकीनन, और हम सब इस अमल में शुरू हों, तो शायद सबसे पहली उसको सही करने का अमल है पाकिस्तान के अंदर शुरू होना चाहिए। तभी हमारा चेहरा अच्छा हो के किसी और को बाहर नजर आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का अंदर का जो चेहरा है, लेकिन सवाल यूएई के बारे में है। सवाल यूएई के बारे में, यूएई को पाकिस्तानियों की सियासत से मसला है जो कि वहां पे दुबई में या यूएई के अंदर की जाती है। यानी पाकिस्तानी सियासत वहां चली गई है, वहां पे जाने का खदशा है, वहां पर खतरा है, या एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, उस सियासत से इख्तलाफ है, या हमारे पाकिस्तानी होने की वजह से, यानी जो हमारी ये जितनी बातें गिनवाई गई हसन साहब ने और ज़ैगम साहब ने, कि इसकी वजह से मसाइल है। मुझे यूं लगता है कि मसला सियासी है, जिसको के रंग ये दे दिया गया है जो कि कहा जा रहा है। उसके अंदर को कि आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये बन रहा था कि क्या सोशल मीडिया पाकिस्तान में बंद करने से वहां का जो इस्तेमाल सोशल मीडिया का है वो भी बंद हो जाएगा? नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि सियासी इसके जो है ना पहलू, वो ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर्ड टू। हाँ, लेकिन इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि सिविक एजुकेशन देने की माशरे को जरूरत है। हमें किसी और को नहीं, पहले अपने आप को देखने की जरूरत है। तो उसके लिए हम सबको चाहिए डिक्शनरियां खोल के देखें कि सिविक एजुकेशन क्या है। वो लोग जो इख्तियार में है, किस तरीके से माशरे को इसके साथ इक्विप करने की जरूरत है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।